Audio Jungle. So now students, today I am going to start TGT Physics. ये लेक्चर 1 है, ठीक है, 2022 के लिए। अब देखिए इसमें जो है कुछ परीक्षा वाणी के भी क्वेश्चन हैं और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किलोवाट किसकी यूनिट है। तो ये देखिए सबको पता है कि किलोवाट जो है वो एनर्जी, ठीक है, किलोवाट जो है वो वाट P बराबर W/T, ठीक है। तो वाट जो है वो पावर की इकाई है, किसकी, पावर की। 1 किलोवाट, ठीक है, या किलोवाट हो या वाट हो, ठीक है। तो ये पावर की इकाई है किलोवाट जो है। अगर ये वाट सेकंड कहता तो वो एनर्जी की यूनिट हो जाती, ठीक है। तो किलोवाट जो है वो पावर, शक्ति या पावर, उसका यूनिट है। सेकंड क्या है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो देखिए जितनी डिस्टेंस इसने ऊपर की ओर ट्रेवल की उतना ही नीचे की ओर की। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर की ओर गया उतना नीचे की ओर आया। और इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2h हो जाएगी। b वेग से फेंका गया, अगर h हाइट ऊपर गया और h नीचे आया तो ये 2h हो जाएगी। अब हमें निकालना है पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, 2h है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो जब 0 से किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट जो है उसका आंसर आता है, अनंत या इनफाइनाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, अनंत को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। प्रक्षालन या वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मथानी से मट्ठा नहीं मारते, तो वो भी इसी सिद्धांत पे, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करती है। अब केंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगल। थर्ड में क्या है, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, यानी अगर v2 = v1/3, ये मतलब हुआ इसका, v2 = v1/3, तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv², 12 mv², ये होता काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², ठीक है। तो यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल v² के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा K1/K2, K1/K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1/v2 का स्क्वायर, ठीक है, v1/v2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर v1/v2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 आएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा, 1/9 आएगा, ठीक है। यदि कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, ठीक है, तो v1/v2 बराबर 3 आएगी, 1/3 नहीं होगी, 3 होगी, ठीक है। क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो v1/v2 जो है 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो जाएगी 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, K2 इक्वल टू, ठीक है, K2 इज इक्वल टू K1 अपॉन 9, K1 अपॉन 9। तो पहले से कितनी हो जाएगी, 1/9 टाइम्स हो जाएगी। अगर उसको 1/3 टाइम्स करेंगे वेलोसिटी को, तो ये 1/9 टाइम्स हो जाएगी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। देखिए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहे, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, तो द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा कि वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, यानी उसका वेट 0 हो जाएगा लेकिन उसका मास सेम रहेगा। सेकंड क्या है, लोलक की कालावधि, ठीक है, तो टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g, ये होता है। तो टी जो है वो एल के ऊपर डिपेंड करेगी, 2π भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो टी प्रोपोर्शनल √L, तो किसके ऊपर निर्भर करेगी, लंबाई एल के ऊपर डिपेंड करेगी। किसी पिंड व वस्तु का भार, ठीक है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो पृथ्वी तल पर सब जगह समान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में 0 भी होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान बढ़ता जाता है, इसलिए ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी हल्की सी चपटी होती है, ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर हम गिराएं, बाकी हर चीज और चीज़ों की हम उपेक्षा कर दें, ठीक है, कि कोई वायु का रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों एक साथ गिरेंगी, क्या होगा, हवा में, अच्छा हवा में वर्ड आ गया, ठीक है, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ठीक है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। तो ये होगा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है, हवा में, क्योंकि हम इसकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। अब यहाँ पे वर्ड नहीं आया है कि हवा में, वहाँ पे हवा में था। लकड़ी, लोहे व मोम के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा, तो सभी एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, उसका भार होता है अपरिवर्तित रहता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर कोई गुरुत्व बल नहीं होता है, निर्वात में कोई गुरुत्व नहीं होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 1% कम हो रही, तो देखिए डेल्टा R/R कितना हो गया, ये -1%, -1% कम हो जाएगा, ठीक है। अब जी बराबर होता है GME/RE का स्क्वायर, ठीक है, RE का स्क्वायर या R स्क्वायर। तो अब इसमें GME ये सब कांस्टेंट हैं, तो G किसके ऊपर डिपेंड करता है, G प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है RE⁻²के ऊपर। तो बस अब हमें देखिए डेल्टा G/G निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें बाइनोमियल लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं -2, ठीक है, और 2 डेल्टा RE/RE, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगाने पर ये आसानी से आ जाएगा। -2, ठीक है, और डेल्टा RE/RE की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितनी है, -1% और लिख दीजिए,
माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2% आ गया और प्लस में आया तो इसलिए क्या हो जाएगी 2% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी 2% बढ़ जाएगी। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान इतना है, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण इतना है। तो देखिए चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, तो जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। ये समझने की बात है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 100 kg आएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, कुछ कोई मतलब नहीं, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित कर दी, इसका गुरुत्वाकर्षण के निम्नतम स्थिति में रहता है। सही ऑप्शन डी है इसका, कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, इसलिए पीसा की मीनार नहीं गिरती है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? ठीक है, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा, यहाँ पे अपेक्षा है, ये यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है अपेक्षा लिखा है, ओहो ये अपेक्षा लिखा है। पृथ्वी के आकार की यानी पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, ये मतलब नहीं है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत, चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल है, ये गलत है। गुरुत्व बल जो है वो दुर्बल बल है। ठीक है, कौन सा एक, चूंकि यहाँ पे बताना सही नहीं है। तो गुरुत्व बल चारों बलों में सबसे दुर्बल बल होता है, इसलिए यही गलत है, बाकी सब सही है। 2 गेंदें ए तथा बी 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अब देखिए गेंदों का वेट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वायु की उपेक्षा कर दी जाए तो दोनों गेंदें एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित होता है? तो जो हवा चलती है उसमें गति होती है, मोशन होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनमो का काम क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो विद्युत पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है, उनके वेगों का अनुपात होगा। ठीक है, तो अगर ये 4:9 है, ठीक है, तो वेगों का अनुपात क्या होगा, यानी v1/v2 बराबर, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वेग के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अंडर k1/k2, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 4:9 है तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि k = 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो v बराबर √k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m समान है, उनके मास समान है, इसलिए केवल डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर। एक क्वेश्चन है, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना या ELISA परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो ये डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करता है। डिटेक्शन, संसूचन। एक ऊंची इमारत से एक गेंद इतने मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? ठीक है, ये 9.8 मीटर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? ऊंची इमारत से गिराई जाती है तो u जो है वो 0 हो जाएगा, तो v बराबर u+AT या u+GT, तो u 0 हो जाएगा, GT या AT,
तो जी जो है वो 9.8 दिया है, ए भी लिख सकते हैं हम। कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 29.4 आ जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है, ठीक है, तो F बराबर होता है G, ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मास से कोई लेना देना नहीं है, तो F किसके ऊपर डिपेंड करेगा? r स्क्वायर के ऊपर, यानी यहाँ पर F प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1 अपॉन r स्क्वायर। 2 गुनी हो जाती है, तो अगर इसको हम दुगना करेंगे r को, ठीक है, इसको दुगना तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए क्या होगा मामला के F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, क्योंकि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की। अब ये दुगनी हो गई तो ये 4 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, यानी R2 इज इक्वल टू 2R, ये R2 इज इक्वल टू 2R1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन 4। यहाँ से अगर हम F2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? F1 अपॉन 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब जितना है उसका चौथा भाग यानी 1/4। ये याद रखना, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है, ठीक है। तो त्वरण जो है वो ग्रेटर देन, अगर जो 980 सेंटीमीटर क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जा मतलब भूकंप में उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये सब कुछ तहस नहस हो जाता है। 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 2 उपग्रह पृथ्वी के एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन उपग्रहों की जो चाल है वो समान होगी, स्पीड उनकी सेम होगी। क्या हो जाएगी? स्पीड सेम होगी। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है काय का? भारहीनता का, ठीक है, भारहीनता, यानी उस समय जो है जो प्रतिक्रिया बल है वो शून्य हो जाता है। भारहीनता की स्थिति में क्या होता है? आर जो, ठीक है, जो रिवर्स फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। एक उपग्रह पृथ्वी के, चलिए इसको छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। चलिए, तो इतने क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। थैंक यू।